हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली सरकार में कार्यरत स्वागत करता हूं। पीएचएनओ हूं मैं दिल्ली सरकार में और स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस सेशन को लेना बहुत दिन से चाह रहा था कि एक जी के जीएस का एक कॉमन सेशन हो जिसमें सिर्फ जी के जीएस के क्वेश्चंस हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में। उनमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हैं उनको आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं। और मेरी प्रयास रहेगा कि कम से कम ये जो क्लास रहेगी उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर्स में आए, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जीके जीएस का इतना टिपिकल पोर्शन नहीं आता। कुछ करंट से रिलेटेड आता है, कुछ हिस्ट्री से, कुछ पॉलिटी से। आगे आप आने वाले स्लाइड्स में देखोगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। हम एक एक क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। और लास्ट स्लाइड में मैंने आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आप यदि एक्सप्लेनेशन नहीं सुन पाओ, यदि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने लास्ट स्लाइड में सभी क्वेश्चंस के आंसर्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द बैटल ऑफ प्लेसी वाज फॉट बिटवीन। इसमें आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्वेश्चन है। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, उनका जो फाउंडर युद्ध इसको समझा जाता है कि इस युद्ध के बाद उनकी सत्ता का स्थापना का जो पहला स्टेप था वो यही था। और इसमें 1757 में ये युद्ध लड़ा गया था और इसमें सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो मीर जाफर था उन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, इस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और यहीं से उनका वो फर्स्ट स्टेप माना जाता है भारत में। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो, जैसे बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में। तो इससे आसपास के क्वेश्चंस को भी आपको देखना है, क्योंकि एग्जामिनर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। सेकंड क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट रेलवे इन 1853 व्हिच कैन बिटवीन। फर्स्ट रेलवे जो लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी वो कहां से कहां तक थी। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा बॉम्बे टू थाने। तो ये सबसे पहले 34 किलोमीटर आई थिंक इसने स्टार्ट की थी, क्योंकि अंग्रेजों को जो सैन्य उपकरण थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता था और माल की ढुलाई करनी होती थी, तो उस वजह से उनको रेलवे की रिक्वायरमेंट फील हुई और उन्होंने सबसे फर्स्ट रेलवे बॉम्बे से ठाणे के बीच में ये फर्स्ट रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द नॉर्मल टर्म ऑफ स्टेट असेंबली अदर देन जे एंड के। स्टेट असेंबली का नॉर्मल जो कार्यकाल होता है, हम सभी जानते हैं कि ये आर्टिकल 172 के तहत 5 इयर्स का कार्यकाल होता है। सभी स्टेट जो राज्य सरकारें होती हैं वो 5 साल तक अपना कार्यकाल करती हैं। और लोकसभा में भी यही होता है और विधानसभा में भी यही होता है। हालांकि राज्यसभा का जो टेन्योर है वो 6 इयर्स होता है और राज्यसभा के जो एमपी हैं वो एवरी 6 इयर्स में हटते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ लॉन्ग कैन ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स। जो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश आता है वो कितने समय तक मतलब लागू रहता है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1 ईयर, 2 मंथ, टिल द प्रेसिडेंट रिवोक्स इट, और 6 मंथ। तो इसका आंसर आएगा 2 मंथ। या फिर जब ये राष्ट्रपति अध्यादेश कब पारित करता है, जब लोकसभा या मतलब जब भी संसद का सदन चालू नहीं हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा कोई भी कानून बना सकता है और वो उसी तरह से इफेक्ट होता है जो जैसे हम लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंशियल का जो सिग्नेचर के बाद जो कोई कानून बनता है, उसी तरीके से राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो एक अध्यादेश पारित कर सकता है। उसकी जो समय अवधि होती है वो 2 मंथ होती है, या फिर जैसे सदन स्टार्ट हो गया तो उसके 6 वीक तक उसकी समय अवधि रहती है। या तो 6 वीक के अंदर प्रेसिडेंट खुद उसको वापस ले लेगा या फिर वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा उसका जो भी अध्यादेश है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एज। कॉटन के लिए जो काली मृदा होती है उसके लिए क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि अब ऑप्शन देखो, इट्स कलर इज ब्लैक, कोई कोई इसका सार्थक तथ्य नहीं है। कई जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस पढ़ के भी हम कई आंसर्स कर सकते हैं। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा लगा लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए, और जो एलिमिनेशन मेथड होता है उसको भी हमें यूज करना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें 50-50 चांस है। तो जिनमें हम दो ऑप्शन बिल्कुल अलग कर सकते हैं और बाकी के दो ऑप्शन रह जाते हैं, तो उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, इट कैन रिटेन मॉइस्चर। क्योंकि ये काली मृदा होती है, इसमें चिकनाई होती है, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और इस वजह से ये मॉइस्चर को अपने अंदर समाये हुए रहती है, और इस वजह से ये कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयोगी मृदा मानी जाती है। रेलवेज पैसेंजर कोच आज आर मैन्युफैक्चर्ड एट। रेलवे के जो पैसेंजर कोच हैं वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, कहाँ उनका निर्माण होता है? तो इसमें ऑप्शन आएगा पेराम्बूर। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, और इसको दुग्ध क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसको लाया था, ताकि जो किसान हैं उनको अपना उचित मूल्य मिल सके, अपनी जो भी दूध है उसका, और उनको मार्केट मिल सके। तो ये उनके द्वारा लाया गया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द टर्म बुल रन इज रिलेटेड टू। यदि आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो ये बुल रन और बियर रन आपको पता होगा कि ये किससे रिलेटेड है। बुल रन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। जब मार्केट अबोव ऊपर के लेवल पर जाता है तो उसे बुल बोलते हैं, और जब नीचे के लेवल पर डाउनफॉल करता है तो उसे बियर बोलते हैं। तो बुल एंड बियर दोनों शब्द स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डूरंड कप, दिलीप ट्रॉफी, उबेर कप और विंबलडन। तो ये कौन से खेल से संबंधित ट्रॉफीज हैं? सामने खेल लिखा हुआ है। तो यदि हमें एक या दो ऑप्शन भी इसमें से पता होते हैं तो हम ऑप्शन ये ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट के सभी शौकीन होते हैं इंडिया में, तो दिलीप ट्रॉफी हम सभी जानते हैं कि ये क्रिकेट से संबंधित होती है। तो मतलब सेकंड ऑप्शन आपका थर्ड थर्ड से मैच कर रहा है। तो ऐसा एक एक ही देखो Q3 से मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन 4 में ही दिखाई दे रहा है। तो बाकी के ऑप्शन हमें मिलाने की जरूरत नहीं है। यदि इस तरह हमें डायरेक्ट पकड़ में आ जाता है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे डूरंड कप है, इसमें फुटबॉल से है, और उबेर कप है वो बैडमिंटन से है, और विंबलडन है वो टेनिस से है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इज इन द नेम ऑफ। तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिस ईयर में ये पेपर आए थे उस ईयर के हिसाब से कुछ आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज के आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, ताकि आप कभी उन पेपर्स को पढ़ो तो उसमें कंफ्यूज ना हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो रोहित शर्मा होगा। उस टाइम पे 264 उनका स्कोर था। वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर इनके थोड़े कम स्कोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज कॉमन अमोंगेस्ट मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह और अभिनव बिंद्रा? इनमें क्या कॉमन है? दे ऑल आर गुड शूटर्स। सभी के सभी शूटर्स नहीं है, सभी के सभी बॉक्सर्स नहीं है। मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह तो बॉक्सर हैं, लेकिन अभिनव बिंद्रा बॉक्सर नहीं है। दे ऑल हैव वॉन मेडल्स फॉर इंडिया इंटरनेशनल। तो इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इन तीनों ने मेडल जीता है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडम वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू। कुडनकुलम जो तमिलनाडु में स्थित है और एक न्यूक्लियर नाभिकीय पावर संयंत्र है ये इसलिए उस टाइम पे न्यूज में था। तो ये क्वेश्चन आया है कि कुडनकुलम क्या है? एक तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिया स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड इन गवर्नेंस ऐप। तो गवर्नेंस ऐप उस टाइम पे गुजरात ने लॉन्च किया था, और इसका जो सही आंसर होगा वो
गुजरात होगा। करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें ओम बिरला जी आएंगे, क्योंकि ये जब पेपर आया था तो उस टाइम पे ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर थे। विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड बाय यूएन एज इबोला फ्री? इबोला हम सभी जानते हैं एक वायरल डिजीज होती है, और ये नाइजीरिया में उस टाइम पे नाइजीरिया को इबोला फ्री घोषित किया गया था। और इसमें डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस होती है कि यदि लास्ट 42 डेज में किसी भी तरह का कोई केस नहीं मिलता है तो फिर उसे उस डिजीज से फ्री घोषित किया जाता है। तो ये इबोला के लिए नाइजीरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ इन वेदास, वेद्स में कौन से गॉड सबसे प्रमुख माने गए हैं? तो हम देखते हैं कि इंद्र भगवान का जो शासन, हम कई बार हिंदू सीरियल्स में भी देखते हैं कि इंद्र जी को सबसे प्रमुख दिखाया गया है। वायु, अग्नि, इन सब के ऊपर इंद्र देवता को माना गया है। तो इसका सही आंसर होगा इंद्र। और नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट नॉन गुप्त रूलर? गुप्त साम्राज्य, ये देखो हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, ये करंट से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें आपको साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब के क्वेश्चन एक कंबाइंड जी के जीएस जिसको बोलते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो फर्स्ट नॉन गुप्त रूलर, इसका नाम होगा श्री गुप्त जी, जो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। और लूसेंट में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप लूसेंट को पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से जी के जीएस का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लूसेंट आजकल क्वेश्चन बेस भी आती है, यदि थ्योरी में आपको टिपिकल हो रही है एक एक लाइन में उसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन होते हैं, तो वो यदि आपको समझ नहीं आ रही तो आजकल ऑब्जेक्टिव बेस्ड लूसेंट भी आ रही है, तो आप उसको पढ़ सकते हो, अभी टाइम है आपके एग्जाम में, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। विच दिल्ली सुल्तान परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, मतलब रक्त एंड तलवार की नीति किसने अपनाई थी? तो ये बलबन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बलबन जी एक कठोर शासक माने जाते थे, और उन्होंने उनके शासन काल में यदि किसी से कोई छोटी सी भी त्रुटि हो जाती थी तो वो सीधा मौत के घाट उतार देते थे। तो इसलिए उनकी पॉलिसी थी ब्लड एंड आयरन। नेक्स्ट, हु इज आल्सो नोन एज द नेम ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर? मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर कहा जाता है। द आर्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, आर्य समाज की स्थापना किसने की? हम सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, और कई इन्होंने धार्मिक रूप से, जो एक धार्मिक पुनरुद्धार के रूप में भी इनको जाना जाता है दयानंद सरस्वती के जी को। और स्वामी विवेकानंद जी राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये अब हमको ऑप्शंस भी देखने हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में उनको भी हमको देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, क्योंकि ये पेपर इंग्लिश में है तो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ पूरी चीजें। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस का मतलब है उद्देश्य प्रस्ताव, जो हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव का काफी एक पार्ट उसमें एज इट इज लिया गया है, और वो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत पहले ही दे दिया था। उसमें समानता, बंधुता और इन सब की बात उन्होंने की थी। तो वही हमारी जो प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें भी वही आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हम सभी जानते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सभी राज्यों के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी हमें याद रखना है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में, इनकी बड़ी प्रतिमा वहाँ स्थापित है। और महात्मा गांधी जी को भी हम सभी जानते हैं। आगे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट इज, मतलब ऊर्जा का मुख्य स्रोत पर्यावरण में क्या है? तो इसका जो ऑप्शन आएगा, हम सभी जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश मिलता है हमको, उसी से पादप जो है फोटोसिंथेसिस करके अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और पादपों से फिर एनिमल्स में इस तरीके से वो ऊर्जा का प्रवाह हमें देखने को मिलता है।
और हम सभी जानते हैं वो लिंडमैन का सिद्धांत, यदि आपने देखा हो तो 10% जो कि खाद्य श्रृंखला होती है कि 10% ऊर्जा का प्रवाह वो नेक्स्ट स्टेज में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी इज सेड टू कम अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसके जो रेवा रीजन में फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी सेटअप के लिए बोला गया था। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 24 भी सेम क्वेश्चन है और इस तरीके से रेलवे में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर भी मध्य प्रदेश ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म बिकॉज। सीजन्स जो हम देखते हैं वो क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसीलिए सीजन्स का निर्माण होता है और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों सीजन्स का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 26, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज इज इंसेक्ट। जो कीट पतंगों की जो अध्ययन को हम एंटेमोलॉजी कहते हैं। आपसे एक क्वेश्चन मेरा यह है कि पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लवाणी। लावणी इज ए क्या है? ये मराठी फोक सॉन्ग है, ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और इंडियन लैंग्वेज नहीं है, ये मराठी लोकगीत एक हम इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। Next, the abolition of sati by government regulation was at the time of सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था और इसमें जो प्रयास थे वो राजा राम मोहन राय जी के बहुत ज्यादा प्रयास थे। हालांकि वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने जो पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, उन्होंने ऐसी ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाने की बात की जिनको ब्राह्मण समाज का भी एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन उन्होंने अपने समाज से हटके एक तरीके से बहुत ही समाज के लिए बहुत ही अच्छे प्रयास किए। द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द 29 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो भारतीय संविधान है उसका गार्जियन किसको कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। कोई भी कानून होता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यदि किसी भी कानून को समझने में, इंटरप्रिटेशन करने में दिक्कत आ रही है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर्स हैं, तो इसलिए उसको गार्जियन बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डांस इज एसेंशियल ए सोलो डांस? सोलो डांस कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मोहिनी अट्टम। केरल का डांस है ये और ये एक सोलो परफॉर्मेंस डांस होता है, इसमें फीमेल सोलो डांस होता है। और आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर है जो फास्टेस्ट है, सबसे बड़ा है और महंगा है? तो हम सभी जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट है और वो आजकल क्वांटम भौतिकी और सभी में काम आता है। और सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम है, इंडिया का सुपर कंप्यूटर परम, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, मतलब उसका नाम परम है और वो ही सबसे फास्टेस्ट, बिगेस्ट और एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द इंडियन पार्टिसिपेंट इन मिस वर्ल्ड 2014 कंपटीशन। 2014 के कंपटीशन में कौन सी पार्टिसिपेंट थी मिस वर्ल्ड कंपटीशन में? तो इसका आंसर होगा कोयल राणा जी, 2014 में इंडियन पार्टिसिपेंट थी मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? टिहरी डैम हम सभी ने सुना है, ये उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथ नदी के किनारे पर जल से बिजली बनाई जा रही है। आप सभी देख रहे हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और ये टिहरी डैम उत्तराखंड में लोकेटेड है और भागीरथ नदी के किनारे इसको सिचुएटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, who will take over as director of the intelligence bureau in India from January 1, 2015 onwards?
तो इसमें साफ डेट भी मेंशन की है कि आईबी का जो डायरेक्टर था उस टाइम पे, तो इसमें ऑप्शन सैयद आसिफ इब्राहिम जी उस टाइम पे आईबी के डायरेक्टर थे और उनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया था 1 जनवरी 2015 में। तो इसका ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, द सेंट्रल पॉइंट ऑन इन अशोकास धर्मवाज। अशोक, सम्राट अशोक का आप सभी ने नाम सुना होगा, और जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें जो उन्होंने देखा था, मतलब रक्त, लोगों की जान देखी थी, लोगों की जो मृत्यु हुई थी कितने बड़े लेवल पे हुई थी, उसके बाद अशोक जी ने एक तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उनका जो हृदय जो परिवर्तन हो चुका था, और वो पीस एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा और शांति को ही अपना परम धर्म मानते थे। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा अशोक धर्म का, वो ऑप्शन सेकंड, पीस एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय। देखो, मुसलमानों का भी बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है हमारी स्वतंत्रता में, और उनमें से ही ये सर सैयद अहमद खान जी हैं। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना और ये, तो इन्होंने तो वो पाकिस्तान के लिए वो किया था, और इसी वजह से हमारा देश का बंटवारा हुआ था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जी का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जो सर सैयद अहमद खान जी थे वो भी मुसलमान ही थे, लेकिन उन्होंने हमेशा भारत का भला सोचा और भारत के लिए हमेशा अच्छा कार्य किया। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो फाउंडेड की गई थी वो इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेंटियोमर्स इज द ओनली दैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल। ये एक तरीके से मिरर इमेज होती है एक दूसरे की, और केमिकली रूप से ये सेम होती है। तो इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1930 is well known in history of India because this date is associated with। किससे एसोसिएटेड है ये 6 अप्रैल 1930? हम सभी जानते हैं कि ये दांडी मार्च से रिलेटेड है, और इसमें जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी, उन्होंने एक तरीके से नमक सत्याग्रह हम सब ने किया था, वो नमक सत्याग्रह हम सब ने देखा था। और एक सिविल डिसोबीडियंट बहुत बड़ी रैली थी, वो बहुत लोग उसमें शामिल हुए थे देश विदेश से। उसमें एक तरीके से अंग्रेजों से महात्मा गांधी जी ने पहले तो रिक्वेस्ट की थी वो काले कानूनों को वापस लेने के लिए, और फिर उन्होंने एक तरीके से बड़े लेवल पे देश विदेश के पत्रकार लोग सब उसमें शामिल हुए थे, और वो एक सिविल ऑफ डिसोबीडियंस एक तरीके से उनकी एक्टिविटी थी, और वो बहुत फेमस है हमारे इंडिया में। विच कलर ऑफ लाइट हैज, 39 क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आप सभी को ध्यान होगा, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से विबग्योर एक टर्म है। तो लॉन्गेस्ट, लास्ट में आर आ रहा है तो वो रेड वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है, और शॉर्टेस्ट वो होती है वायलेट, वी से स्टार्ट है तो वो वायलेट है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि द सिविल डिसओबीडियंस नहीं चल रहा कि रिकॉर्डिंग कब हो रही है और वो कब हो रहा है, तो उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ, अभी हम क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन देख के आए हैं, तो उसमें 1930 इज द राइट आंसर। और 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च, उसी को ये उसी का एक क्वेश्चन और बना दिया गया है किसी अलग पेपर में। द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की करेंसी हम सभी जानते हैं येन जापान की करेंसी है, पाउंड जो है यूके की करेंसी है, युआन जो है चीन की करेंसी है, और पैसो फिलीपींस मैक्सिको की करेंसी पैसो है। Question number 42. The Indian Standard Time refers to the local time which one of the following place in India। 82.5 डिग्री का हम जो मानक जो समय मानते हैं इंडियन टाइम, वो कोलकाता से लिया जाता है, और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो इसमें आएगा शाहजहां जी ने रेड फोर्ट का निर्माण किया था दिल्ली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट ओलंपिक गेम्स 2020। 2020 के जो ओलंपिक गेम्स थे, हालांकि कोविड के कारण 2021 में वो आयोजित हुए थे, और वो हुए थे
जापान में टोक्यो में उनका आयोजन किया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो लास्ट टाइम के ओलंपिक्स आपसे पूछ सकता है कहाँ आयोजित हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 83 क्वेश्चंस हैं, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, और इस क्लास को मैं समझता हूँ जिसने ये क्लास ली कंप्लीटली, उसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन सही होने चाहिए जीके जीएस के रेलवे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में। हु वाज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, और इसी कारण से इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड 46 में, जैसे हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा हम सभी जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का आप नारा मुझे बता सकते हैं वो? और जवाहरलाल नेहरू जी, मैंने बताया था कि वो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, और महात्मा गांधी जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस तरीके से उन्होंने बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड? काकरापार जो एक पहले भी कुडनकुलम नाम से, आप मुझे बताइए कि वो कहाँ सिचुएटेड था। काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड इन गुजरात। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 जो सार्क का सम्मेलन होता है, वो रिसेंटली, ये 2014 वाले पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है कि रिसेंटली नवंबर 2014, तो ये हुआ था उस टाइम पे 18 सार्क समिट, ये हुआ था काठमांडू में, नेपाल में। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज 2014। 2014 के नोबेल प्राइज विनर कौन कौन से थे? तो अभी जो लास्ट जो नोबेल प्राइज मिले हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला, और फिजियोलॉजी के लिए किसको मिला, मेडिसिन में किसको मिला। तो उनको आप इन क्वेश्चन से आपको इम्पोर्टेंट जो जीके जीएस का एस्पेक्ट है वो भी आपको समझने में हेल्प होगी। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, इन्होंने बच्चों के लिए काफी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is called the power house of the cell? पावर हाउस ऑफ द सेल हम सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसी में एटीपी वगैरह का निर्माण होता है, तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। Which one of the following is known as a great circle? ग्रेट सर्किल इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होता है, और उसको ग्रेट सर्किल बोलते हैं। उसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आर्कटिक सर्किल जो होता है वो पोल, जो किसी भी जो कोई भी चीज होती है उसके जो नॉर्थ पोल साउथ पोल उस पे जो सर्किल बनता है उसको आर्कटिक सर्किल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हु इज द कॉल्ड इज इंडियन नेपोलियन? ये क्वेश्चन शायद रिपीट भी हुआ है, 2 बार आएगा ये क्वेश्चन कि इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा समुद्रगुप्त को। हालांकि भारत का जो अलेक्जेंडर कहा जाता है वो चंद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन जो नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिफेंस मिनिस्टर, इसमें लिखा है एज ऑन 1/12/2014 में डिफेंस मिनिस्टर जी थे वो मनोहर पर्रिकर जी थे, जो गोवा के पूर्व सीएम थे, काफी अच्छे व्यक्ति थे और बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे मनोहर पर्रिकर जी। उनको डिफेंस मिनिस्टर की पदवी थी उस टाइम पे। और आप करंट डिफेंस मिनिस्टर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। Question number 54. Mumbai Matunga railway station on Central Railway was recently in news because of। माटुंगा रेलवे स्टेशन उस टाइम पे इसलिए फेमस था क्योंकि उधर का जो सारा स्टाफ था वो वुमेन स्टाफ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा, फर्स्ट ऑल वुमेन स्टाफ रेलवे स्टेशन माटुंगा था, और उस टाइम पे ये न्यूज में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया था। कुछ रीजन्स का भी फर्क रहता है, जैसे रीजन्स वाइज जो एग्जाम लगती है तो उसमें उस रीजन की पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। द फर्स्ट मेटल इज टू बी यूज्ड बाय मैन वाज।
फर्स्ट मेटल जो कौन से मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो धातु उपयोग में ली गई थी वो कॉपर थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 56, रेडियो कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एजेस ऑफ, जो हमारे जीवाश्म होते हैं उनकी जो आयु का पता लगाने के लिए C14 और C12 इस तरीके के जो रेडियो कार्बन जो तत्व होते हैं उनके द्वारा हम फोसिल्स की आयु का एक अनुमान लगाते हैं। तो इसमें यही पूछा गया है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किन की आयु का पता लगाने में, तो इसका ऑप्शन आएगा फोसिल्स। फोसिल्स मतलब जीवाश्म एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56, द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम वाज हेल्ड फ्रॉम 31 जनवरी टू 8 फरवरी 2018 एट न्यू दिल्ली। द स्टेट गॉट हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स। तो गोल्ड मेडल्स उस टाइम पे हरियाणा दूध घाट की नगरी हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए काफी फेमस है और हरियाणा ने उस टाइम पे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए थे। द नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द सन इज मरकरी। नेक्स्ट द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। लार्जेस्ट ट्राइब गोंड जनजाति जो है वो लार्जेस्ट है इंडिया में और ये मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू हैड स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ, तो इसमें आएगा नेशनल हेराल्ड नाम से एक पत्रिका थी, उन्होंने पब्लिकेशन स्टार्ट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसमें जो फ्री मूवमेंट इंडिया था उसका काफी जोर शोर से उन्होंने प्रचलन किया था। Next question, from the given option select one that has the same property। तो ये क्या है, लीरा, दिनार, येन का क्वेश्चन अभी आया था, जापान की मुद्रा है, दिनार ईरान की मुद्रा है, लीरा जो तुर्की की मुद्रा है। तो ये सभी क्या है, ये करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, recently launched Jan Dhan scheme for economic development of tribals at a city। ये जो जन धन स्कीम थी वो बीजापुर छत्तीसगढ़ से स्टार्ट हुई थी और यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। The air pollutant not obtained by combustion is 61। इनमें से कौन सा जो एयर पोल्यूटेंट है वो 61 वो कम्बशन से उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो अमोनिया आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह शॉट द पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स डेड बिकॉज। भगत सिंह ने जो पुलिस कमिश्नर था सॉन्डर्स उसको गोली मार दी थी, क्यों? क्योंकि he had led the लाठी चार्ज against the peaceful protestations in the course of Lala Lajpat Rai was injured। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय जी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे और उसमें सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज की थी और उसमें लाला लाजपत राय जी घायल हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसी के बदले में भगत सिंह जी ने ये सॉन्डर्स की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑफ लिविंग बर्ड इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के बारे में मैं देख रहा था कि ये 9 फुट लंबा होता है, 170 केजी का होता है ये, और इसमें बहुत भागता बहुत तेज है 70 किलोमीटर पर आवर से, और लेकिन ये उड़ नहीं सकता। तो ये बहुत ही लिविंग बर्ड्स में सबसे लार्जेस्ट है। ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, द फर्स्ट बैंक managed by Indians was अवध बैंक। अवध बैंक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो इंडियंस के द्वारा फर्स्ट मैनेज की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट क्या है वो है एम्पियर। नेक्स्ट, पेच नेशनल पार्क इन सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ये पेच नेशनल पार्क वो है एमपी में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। उस टाइम जो क्वेश्चन था ये जम्मू कश्मीर और ये सब इनका वो नहीं हुआ था, तो इसमें जो आंसर दे रखा है बुक में वो 6 है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, इस तरीके से 6 जो यूनियन टेरिटरीज है उनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में दिखाया गया। नेक्स्ट, ध्यान रहे ये जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ ये उस टाइम के पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ। द प्रोसेस बाय विच एडीपी phosphorylated by inorganic phosphate to ATP in the electron transport chain is known as oxidative phosphorylation।
एडीपी को फास्फोराइलेटेड करके एटीपी का जो ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रायंस हम सभी जानते हैं, प्रायंस क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन, जिनसे कई बार डिजीज कंडीशंस भी होती है, और इसमें डीएनए आरएनए नहीं होता है। प्रायंस इंक्लूड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, मैंने बता दिया था, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया इज चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू रोइंग। ऑप्शन नंबर सेकंड, रोइंग गेम होता है और उससे संबंधित होती है ये वेलिंगटन ट्रॉफी। अभी हम उबेर कप, डूरंड कप, विंबलडन ट्रॉफी ये सब देख के आए, तो ये गेम्स कौन सा गेम किस ट्रॉफी से संबंधित है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन सा जो प्रोडक्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फूड वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, डेड एनिमल्स बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन पॉलिथीन और जो प्लास्टिक जो मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, और इसको इसमें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली में ये रेड फोर्ट है और सिचुएटेड है, हम सभी जानते हैं, और इसमें है ऑसिलेटर्स ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। कोई भी जो फ्रीक्वेंसी जो हम हर्ट्ज में नापते हैं, किसी भी चीज की जो वाइब्रेशंस होती हैं पर सेकंड, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये स्लाइड शायद एक दो स्लाइड इसमें से हट गई है, वो या तो हम बाद में देख लेंगे या फिर अभी देखते हैं, थोड़ा सा चेक कर। ये वाली स्लाइड जो थी वो थोड़ी मिस हो गई थी, तो ये देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट जो हमारे जो देश स्वतंत्र हुआ था उसमें क्या क्या किया था, हमारे नेताओं ने 5-5 साल का प्लान बनाया था, क्योंकि हमारा देश उस तरह से समृद्ध नहीं था, अंग्रेजों ने काफी धन यहाँ से लेकर चले गए थे। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, इन्होंने प्लान बनाया कि हम 5-5 साल का हमारे जो गोल होते हैं उनको डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिसमें एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस था, वो स्टार्ट हुआ था 1951 टू 1956। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा सल्फर आपका, और ये क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ये डायटोमिक है, और जो पॉली एटॉमिक है वो सल्फर। नेक्स्ट, कोलकाता सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। कोलकाता सिटी हम सभी जानते हैं हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो ये इस तरीके से कोलकाता सिटी। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत है, हम सभी जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। उन्होंने जो मटर को अपना जो अनुसंधान के लिए रखा था, उसमें जो प्रभाविता का नियम था और जो भी जीन से संबंधित जो भी नियम थे, वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। और उसमें विलियम हार्वे ने रक्त संचारण जी के बारे में बताया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। तो इन सब को बारे में, ये बहुत कॉमन से साइंस के क्वेश्चन है, हम सब जानते हैं इनको, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गॉट द पुलित्जर प्राइज इन फिक्शन इन 2019। 2019 में जो पुलित्जर पुरस्कार मिला था वो द ओवर स्टोरी, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है और इसके लिए ये मिला था। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो 6 ईयर का इसका कार्यकाल होता है। जो यूपीएससी के चेयरमैन है, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है कि कैग का कार्यकाल, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका कार्यकाल कितने साल का होता है। नेक्स्ट, मैंने ये स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक एक क्वेश्चंस के ऑप्शन वाइज आंसर इसमें दिए हुए हैं।
तो आप बाद में मिला सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, कोई क्वेश्चन में गलती से कुछ बता दिया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से। और मेरे हिसाब से ये काफी इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा आप सभी के लिए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।